हमारे स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बालाघाट नगर में बढ़ते यातायात को लेकर। हाल ही के दिनों में कलेक्टर बालाघाट के द्वारा डेंजर रोड को बाईपास निर्माण की स्वीकृति दिलाने के लिए जो प्रयास किए गए, हालांकि यह बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों से इस निर्माण को लेकर, इस निर्माण के खिलाफ में सामाजिक संगठनों, पर्यावरण प्रेमी और प्रकृति प्रेमियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके बाद में यह मुहिम ठंडी पड़ गई है। बावजूद इसके हाल ही के दिनों में कई ऐसे राजनीतिक बयान आए हैं जिसको लेकर इस समय बालाघाट में चर्चा व्याप्त है। आज हम आपको इस रोड के मेजरमेंट को लेकर और इस रोड को लेकर जो विगत कई सालों से जो प्रयास चल रहे थे, इसे लेकर बात करेंगे परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत जी से। मधु भगत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल मेरा, किस तरह की प्लानिंग होना चाहिए इंस्टीट्यूट लेवल पर जिसके माध्यम से बालाघाट शहर को यातायात से मुक्त किया जा सकता है? निश्चित तौर पे अभी पेपर के माध्यम से और प्रत्यक्ष देखने के माध्यम से पर्यावरण की जो प्रेमी उनको एक आघात पहुंच रहा था डेंजर रोड बाईपास के नाम से। तो निश्चित तौर पे ये जो बालाघाट का जो विकास है, बालाघाट की जो धरोहर है, ये विकास से बहुत कोसों दूर है। यहाँ विकास तो हुआ है, लेकिन चंद उन लोगों का विकास हुआ है जो ये कभी नहीं चाहते बालाघाट क्षेत्र हमारा इस मध्य प्रदेश की शान बने। और बालाघाट से हमेशा से बालाघाट का दोहन यहाँ के राजनीतिक को धारा हुआ है। बालाघाट को अगर विकास की दृष्टि से तो सबसे पहले आवागमन के सुगम साधन होने चाहिए। क्षेत्र के अंदर या शहर के अंदर जिस प्रकार से ट्रैफिक है, बड़ी गाड़ियों का आना, 18 चक्के, 22 चक्के, 36 चक्के, जिस प्रकार से गाड़ियाँ चलती है, तो एक तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। और इंडस्ट्री वहाँ लगती है जहाँ सड़कें मजबूत हों। बालाघाट सिवनी से 86 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दूर है और गोंदिया से 40 किलोमीटर। अगर हम देखेंगे तो सिवनी भी रोड के मामले में अपने आप को पूरी तरह धरोहर मानता है। सिवनी का विकास संभव है, लेकिन बालाघाट का विकास सड़कों की वजह से निराधार बैठा हुआ है। बालाघाट का अगर विकास करना है तो बालाघाट के अंदर एक प्लानिंग होनी चाहिए। जब हम लोग कभी भी 4 लेन का या बाईपास का जब प्लान करते हैं तो ये योजना 20 साल पहले बनती है। मुझे ये इसकी जानकारी अभी नहीं है कि 20 साल पहले का स्ट्रक्चर क्या दिया गया था सड़कों का, लेकिन अभी जो 2021 में मास्टर प्लान आ रहा है उसके अंदर सड़कों का किस प्रकार से समायोजित किया है। चूंकि ये महाकौशल के अंतर्गत संभाग में आता है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, तो जबलपुर में टाउन कैंटिंग प्लानिंग में इसकी पूरी प्लानिंग बनती है। अगर बालाघाट का क्या है वो उसकी जानकारी बन चुकी, इसलिए लूँगा क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते, बालाघाट का एक नागरिक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसके ऊपर प्रयास करूं। चूंकि मैं अभी पूर्व विधायक हूँ, इसके पहले मैं विधायक था तो विपक्ष में, तब भी मैं मांग उठाता रहा कि शहर के अंदर आवागमन के लिए फ्लाईओवर होने चाहिए। हमको आधा घंटा लग जाता है कश्मीर क्रॉस करने में, हमको आधा घंटा लग जाता भटेरा क्रॉस करने में, हमको आधा घंटा लग जाता बैहर क्रॉस करने के लिए एक रेलवे ट्रैक के बने। देखिए, बालाघाट को अगर विकास की डगर में लाना है, बालाघाट के अंदर उद्योग नगरी बनाना, बालाघाट के अंदर अगर खूबसूरती लाना है, क्योंकि बालाघाट अपने आप में वन और पर्यावरण के माध्यम से इतना खूबसूरत है जिसकी कल्पना अगर कोई दूसरा हमारे प्रदेश का जिला करता है तो बालाघाट उसमें अव्वल नंबर पे आता है। बालाघाट के लिए सबसे पहले तो आप इनका जो है एक रोड मैप तैयार कीजिए। इसका जो बाईपास लेन है रिंग रोड के नाम से, अगर बालाघाट का डायमेंशन देखेंगे तो बालाघाट का डायमेंशन मेरे हिसाब से 3-3.5 किलोमीटर में समाप्त हो जाता है। गंगा जी जाएंगे हम सेंटर से तो 1.5 किलोमीटर समाप्त होती है, 1 किलोमीटर में जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर में भैया समाप्त होता है, 1 किलोमीटर जाएंगे तो उधर भटेरा चला जाता है, 1 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो कोसमी चला जाता है। इस 3.5-4 किलोमीटर का विकास कब होगा बड़ा शहर हमारा, कब बड़ा शहर कहलाएगा? जब हमारे पास रिंग रोड होगा। रिंग रोड होने से हमारी जो सीमाएं हैं बालाघाट की जो नगर सीमाएं वो बढ़ेंगी, तो ग्रामीणों का भी विकास होगा। और ग्रामीणों को विकास जब होगा तो निश्चित तौर पर शहर का विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र एक सुगम आवागमन के लिए महफूज रहेगा और हमारे यहाँ दुर्घटना की संभावनाओं से हमको मुक्ति मिलेगी। आपने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात की है, लेकिन हमने ये देखा है कि इस रोड के निर्माण को लेकर पूर्व नियोजित जो लोकलाइज पॉलिसी बनाना चाहिए था या इसके लिए जो प्लानिंग किया जाना था वो नहीं हुई और अचानक से यह बात जिला प्रशासन ने सामने ला दी कि अब यहाँ से डेंजर रोड को बाईपास बना के यहाँ की यातायात को हम
एक अच्छा और सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और बाद में विरोध हुआ तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन आप भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव वर्क से आप जुड़े रहे हैं और आपका काफ़ी अनुभव रहा है। किस तरह की प्लानिंग की ज़रूरत आपको बेसिकली यहाँ पे समझ में आती है? तो निश्चित तौर पे पर्यावरण प्रेमी और इतना ग्रीन खूबसूरत गंगा जी घाट के ऊपर बना हुआ सागौन के वृक्ष, ये सुरक्षित और व्यवस्थित रखना प्रशासन की और हमारे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम इस बालाघाट को और एक व्यवस्थित सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, मैंने ये बोला, नगर तथा ग्राम निवेश एक उनकी संस्था है जिसके अंदर येलो ग्रीन उद्योग इंडस्ट्री सबके लिए भूमि आवंटित की जाती है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए आवंटित की जाती है। बालाघाट का मास्टर प्लान के अंदर कौन सी भूमिका है इसकी मैं शायद जानकारी अभी तक बहुत जल्द लेने वाला हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि नगर तथा ग्राम निवेश में शहर के विकास के लिए मैं बहुत जल्दी डीएम साहब से भी मुलाकात करूँगा, कलेक्टर साहब से, और कोशिश, चूँकि मैं पद में नहीं लेकिन मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता अब रहेगी। इसके पूर्व मैं विधानसभा परसवाड़ा से विधायक था, मैंने बहुत कोशिश की थी कि परसवाड़ा की रोडें देखेंगे तो आप 2013 से 18 में बहुत सारी चेंजेस पाएंगे, लेकिन यहाँ से फिर भी अभी सड़कों के मामले में बालाघाट बहुत पिछड़ा है। 4 लेन कब से सैंक्शन हुआ है गोंदिया टू बालाघाट, मगर उसका हाल क्या है? सिर्फ एक सीमांकन होकर के रखा हुआ है। दूसरा सैंक्शन हुआ है स्टेट हाईवे नैनपुर से लेकर के बालाघाट, उसका हाल क्या है? वो भी विगत 4 वर्षों से कचरे के डिब्बे में डलना पड़ा है। एक्चुअली में बालाघाट के अंदर एक अवसर मुझे मिल रहा था लोकसभा चुनाव के माध्यम से 8 विधानसभा का नेतृत्व करने का, पर सफल नहीं हो पाया। अगर मैं अपनी नज़र से, मेरे पास अगर ये जिम्मेदारी मिलती तो मैं निश्चित तौर पे सबसे पहले बालाघाट को मैं सड़कों के जाल में तब्दील कर देता, ताकि यहाँ उद्योग लगे और जो बेरोजगार युवक जो बाहर जाते हैं वो रोजगार छोटे मोटे बालाघाट इंडस्ट्री के माध्यम, बालाघाट को अगर सुरक्षित, व्यवस्थित और बालाघाट को बड़ा शहर अगर बनाना है तो यहाँ के नेताओं को सोच भी बड़ी रखनी पड़ेगी। यहाँ बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो आर्किटेक्ट है उनके साथ बैठ के प्लान करना पड़ेगा, तब जाकर के बालाघाट एक हमारी एक रफ्तार में आएगा। बालाघाट क्यों नहीं, बालाघाट का सबसे ज़्यादा हम यहाँ से वो देते हैं बजट, जो यहाँ का जो पैसा निकलता है माइनिंग से निकलता है, किस किस चीज़ से यहाँ पैसा नहीं निकलता, किसानों से यहाँ बहुत पैसा है। किसानी हमारे यहाँ जो धान का कटोरा बालाघाट मध्य प्रदेश में कहलाता है। माइनिंग हमारे पास ज़बरदस्त है, हमारे पास बैम्बूज है, बांस के इतनी बड़ी इंडस्ट्री का भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकते हैं। भीड़ कई बंजर ज़मीनें पड़ी, छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा क्यों? आप ऐसी कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं? यहाँ आपने न सड़कों का जाल दिया है, न ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट आपने ऐसी कोई रखी हुई है। जरूर हो सकता है कि संभावना दिसंबर जनवरी में ट्रेन खुल जाए, लेकिन सिंगल लाइन इन्वेस्टमेंट वहाँ होता है जहाँ पे आवागमन के साधन। निश्चित ही इन्वेस्टमेंट वहीं पर होता है जहाँ पे संभावनाएं होती है उद्योग व्यापार की। एक बड़ी बात यह है कि बालाघाट विधायक द्वारा लगातार हो रहे विरोध के बाद में रिंग रोड या अन्यत्र मार्ग से एक नया मार्ग तलाशने की बात कही गई है, लेकिन बालाघाट विधायक जो कि पूर्व में लगभग कई बार मंत्री पद से सुशोभित रहे हैं, उनके प्रयास आपको क्या लगते हैं? क्योंकि ये तो काम काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, अभी अब ये बातें सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं अब तो उनके पास में पद भी नहीं रहा। ऐसे में वो कैसे इसको तैयार कर पाएंगे? इसका क्या रोड मैप होगा, क्या विजन होगा? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो किस तरह से ये काम हो सकता है? निश्चित तौर पे जो हमारे क्या कमियाँ आपको महसूस हो? मैं जवाब देता हूँ। निश्चित तौर पे हमारे पूर्व मंत्री माननीय गौरी शंकर सेन जी यहाँ पे काफ़ी समय उन्होंने मंत्री का पद का उन्होंने एक भार संभाला है, और वो ही इज़ द लीजेंड पर्सन। वो एक मजबूत व्यक्ति, उनकी कंस्ट्रक्ट सोच है। लेकिन बात वही आती है कि एक आदमी बोले और एक आदमी करे, ये संभव नहीं। कभी कभी पार्टियों में भी एकला चलो से बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति जब हावी होती है तो इस प्रकार की दुर्गति होती है, जिस प्रकार से बालाघाट की होती है। नहीं, ये तो बिल्कुल फिलॉसफी है कि एक मार्ग से समाधान नहीं निकलता है तो अनेक मार्गों को ईजाद करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अनेक मार्ग ईजाद नहीं हो पा रहे हैं। मल्टीपल सॉल्यूशन की ओर हम डाइवर्ट नहीं हो पा रहे। मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई उन लोगों का हुआ है, आप उनके जरा देख लीजिएगा हिसाब किताब। मैं राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि बालाघाट विकास की बात है। बालाघाट को मैं विकास के रूप में ही देखना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी दल का,
इसलिए मैं किसी दल की आज मैं बुराई करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी ना मैं कांग्रेस लेकर नहीं बैठा हूँ। यहाँ मैं बैठा हूँ बालाहाट का विकास कैसे होगा, बालाहाट के अंदर रिंग रोड कैसे बनेगी, बालाहाट की रिंग रोड जनप्रतिनिधि तो आप ही बता दीजिए किस प्रकार का निश्चित तौर पर बनेगी, जरूरत बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉल करे, पक्ष विपक्ष के नेताओं को कॉल करे, वो अपनी अपनी बातें रखेंगे। क्या आपको ऐसा कहीं समझ में आ रहा है कि कुछ संभावनाएं है अभी भी ट्रैफिक के माध्यम से जो परेशानी बालाघाट शहर वासियों को झेलनी पड़ रही है उसका रास्ता निकल सके? निश्चित तौर पे होगा, ये डीएम साहब की मेहरबानी हो जाए, वो एक बार सबको कॉल कर लें कि अपने अपने प्लान लेके इस बालाघाट के रोड मार्ग को कैसे हमको आगे बढ़ाना है, और टाउन कंडिंग प्लानिंग के अधिकारी को बिठा लें, रोड मैप ले लें पूरी 6 विधानसभा का, उसके ऊपर बैठ के हम लोग पूरा सलाह मशवरा करके उनको एक सही गाइडलाइन दे देंगे, वो अपने अपने अनुभव का सब उपयोग करेंगे, निश्चित तौर पर विकास होगा। और रहा सवाल जैसा भी आपने डेंजर जोन की बात की, 2016 में जो मुझे जानकारी में आई, 2016 में 12.5 करोड़ का एक 10.5 किलोमीटर का एक मार्ग, बिल्कुल उसको हम बालाघाट वालों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? आप क्यों ऐसा करना चाहते हो कि फिर इतना अच्छा पर्यावरण खराब करोगे? पर्यावरण प्रेमी गंगा जी को भी आप समाप्त करोगे, डस्ट से भर दोगे। आप इसको पूरा 5 किलोमीटर की सराउंडिंग लो। अगर हम बालाघाट को व्यवस्था देना चाहते हैं तो बालाघाट से पहले सबसे पहले आपको प्रदूषण मुक्त ग्रीनरी अगर रखनी है तो हमको बालाघाट के आउटर में देना पड़ेगा। आउटर की जब रोडें बनेंगी तो निश्चित तौर पे लैंड कॉस्ट भी बढ़ेगी, और लैंड भी एक्वायर सरकार कर सकती है। इंडस्ट्री के लिए सरकार की राजस्व की जमीनें बहुत पड़ी है, उस पर उद्योग बनाया जा सकता है। मैं 3 दृष्टि देख रहा हूँ, एक रोडों का सर्किल जो कहना चाहिए रिंग रोड की बात कर रहा हूँ, दूसरा 4 लेन गोंदिया टू बालाघाट की बात कर रहा हूँ, तीसरा मैं बात कर रहा हूँ बालाघाट टू सिवनी, जहाँ की हम नागपुर टच करेंगे, जहाँ से हम रीवा टच करेंगे 4 लेन से, हम जहाँ से भोपाल भी टच करेंगे 4 लेन से। और जिस शहर से 4 लेन गुजरी है उस जिले का विकास हुआ है। बस आपको थोड़ी सी राजनीति से परहेज करके सर्वदलीय एक बैठक करके बालाघाट का मास्टर प्लान तय करना चाहिए। हम सहयोग करने तैयार हैं। फिलहाल जो देश में कोरोना का संक्रमण चल रहा है और इसके ऊपर तमाम तरह के जो राजनीतिक कवायदें चल रही है, खास करके जिले में अगर हम लोकल की बात करें तो कल ही हमारे सामने एक परिदृश्य सामने आया था कि एक और कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए कि 4 दिन का लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन वही बालाघाट विधायक के द्वारा इस आदेश को पलटा गया है या उनके निर्देश पर इस आदेश में परिवर्तन किया गया। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी डीएम की है और जनप्रतिनिधि बालाघाट के, और जो व्यापारी संघ है वो बालाघाट जिले का है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे ये सर्व सहमति से जनप्रतिनिधि और व्यापारी अध्यक्ष, चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने शहर के लॉकडाउन के लिए शहर की व्यवस्था के लिए नियुक्त किया डीएम को, कलेक्टर साहब को। तो हो सकता है कि कुछ एक व्यवस्था उन्होंने देखी होगी व्यापारी में, जो इस समय मंदी का दौर चल रहा है, इस त्यौहार का सीजन है, और बालाघाट में कोरोना पॉजिटिव जो है कि कोविड-19 के अंतर्गत जितने भी लोग क्वारंटाइन हुए हैं उसमें इक्का दुक्का आ रहा है। हो सकता है इस वजह से उन्होंने इस त्यौहार में मंदी को कम करने के लिए, व्यापारी जगत को खुश रखने के लिए ये निर्णय लिया होगा। लेकिन अगर मेरे से अगर आप पूछते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, तो आपका प्रश्न यही है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ठीक तो फरवरी से नहीं है हिंदुस्तान। लॉकडाउन तो हिंदुस्तान के अंदर जो कोविड-19 का पहला पेशेंट फरवरी में हिंदुस्तान में प्रवेश कर गया केरला में, तब जाकर के आपने 1 लाख पब्लिक जमा करके गुजरात में ट्रंप को आगमन किया, कोरोना वहां से बढ़ा है। उसके बाद आपने स्टेट गवर्नमेंट सरकार को किस तरीके से खरीद फरोख्त गिराई, आपका कोरोना पॉजिटिव वहां से बढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान की किसी सरकार की देन है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को हम बार बार आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, और वही उस काम को करे तो नुकसान होना संभव है। लेकिन कोरोना त्रासदी में एक चीज हम भी ये भी तो देख रहे हैं कि गलती पासपोर्ट वालों ने की और भुगतना राशन कार्ड वालों को पड़ा है, और उन्हीं के पीछे आज सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। आज वही कलेक्टर हो या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनके सामने हाथ जोड़कर वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। एक तरफ हम बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए लॉकडाउन को समस्या नहीं मानते हैं या उसकी समस्या का समाधान नहीं मानते हैं और लॉकडाउन को खुला कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी ओर लोगों को आज भी रोजगार की बड़ी समस्या
बालाघाट जिले में खासकर देखने मिल रही है? करीब करीब ये मान के चलिएगा कि बालाघाट जिले के अंदर 1.5 लाख के करीब मजदूर बाहर से आए। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि 1.5 लाख मजदूर तो आया है जो बाकी नहीं आए हैं। तो हमारे इस मध्य प्रदेश स्टेट से 15 सालों में कितने लोगों ने पलायन किया बेरोजगारी के कारण। आज आप समस्या कोविड के कारण आपको उन मजदूरों की समस्या देखी। क्या 15 साल तक जिले के अंदर इस व्यवस्था को कि मजदूर बाहर ना जाए, मजदूर शहर में रहे, मजदूर जिले का व्यापार करे, मजदूर आज आप बात कर रहे हो आत्मनिर्भर की। क्या 15 साल से आत्मनिर्भर नहीं बना सकते थे आप? क्या आप, मैंने थोड़ी देर पहले इसलिए कहा था कि विकास वहां होता है, रोजगार वहां होता है जहां संभावनाएं पूरी होती है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले का यही हाल है, बुरा हाल है। कुछ शहरों को छोड़ दो तो विशेष तौर पे बालाघाट हमारा बहुत पिछड़ गया है। बालाघाट में हम बहुत खुश होते हैं कि हम धान बालाघाट के अंदर आप हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जहाँ रोजगार के अवसर बहुत खुल सकते हैं। अब आज की डेट में जो कोविड-19 में 1.5 लाख मजदूर बाहर से आया, भाई साहब सबसे पहले मुझे बताइए बाहर गया तो गलती किसकी? अब वो बाहर से जब आया है पैदल आया है 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर, कोई ट्रेन से कोई बस से। ये क्यों आया? ये पैदल क्यों आया? विफलताएं ऊपर से, परिणाम मजदूर, परिणाम भोग रहा है वो जो बाहर से हमारा मजदूर जो आया है जिसके सामने रोजी रोटी का संकट है। ये रोजी रोटी का संकट क्यों है? अगर आप लॉकडाउन फरवरी में करते, 10 दिन का अल्टीमेटम देते तो सरकार भी रहती जो आपकी चुनी हुई सरकार थी, जो आज आप खरीदी सरकार के साथ 100 दिन तक बिना मंत्रियों के कोविड-19 को संभालने की बात करते हो, वो रोजगार कैसे देंगे? हमारा गरीब मजदूर, किसान या आदिवासी भाई, आपकी 5 किलो दाल चावल और 1 किलो दाल का भूखा नहीं, भीख नहीं चाहिए, उसको अकाउंट में पैसे चाहिए हर महीने। गवर्नमेंट क्योंकि पैसे से सरकार अगर बन सकती है तो आपने उनको राशन क्यों दिया? क्यों बेवकूफ और मूर्ख बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी की मैं 80 करोड़ जनता को राशन दूंगा? हम लोग को जनता क्या भीख मंगी है? रोजगार दीजिए, राशन नहीं। ये तमाम बड़ी बातें आपने कही है। एक तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने कहा है कि लोगों के अकाउंट में पैसे जाना चाहिए। इसकी बात तो आपके कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं राहुल गांधी और अभी महासचिव है, हालांकि उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आज देश में ज़रूरत है। कोरोना त्रासदी के बीच में हमने देखा कि दुनिया के तमाम जो देश है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे फ्रांस हो, तमाम लोगों ने अपने लोगों को, अपने देश के नागरिकों को वहाँ की जो करेंसी उसके तहत में उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया। लेकिन देश में 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, लेकिन उस पैकेज में गरीबों के हाथ में कुछ नहीं मिला। केवल 500 रुपये का केवल जनधन खाते के तौर पर आया और राशन के अलावा, इसके अलावा गरीबों को कुछ नहीं मिला। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे फिर? देखिए, सवाल आपके बड़े महत्वपूर्ण है, जवाब भी उसका उतना ही महत्वपूर्ण मिलेगा और जवाब भी बिल्कुल मुंह तोड़ देंगे। हिंदुस्तान के अंदर आगाह करने वाला पहला व्यक्ति कौन? हमारे हमारे प्रेसिडेंट थे नेशनल कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी। उन्होंने आगाह किया था कि ये आप इसको बोले हल्के मत लीजिए, ये सुनामी से भी खतरनाक है कोरोना कोविड-19। और उन्होंने फरवरी में जब आगाह कर दिया, उनके आगाह करने के बाद उनको हमेशा की तरह मजाक में ले लिया गया। आप खुद लेकिन राहुल गांधी भी तो मजाक उड़ाते हैं ना। राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला? राहुल गांधी जी ने राफेल के बारे में क्या गलत बोला? राहुल गांधी जी ने अगर कोविड-19 के बारे में बोला तो क्या गलत बोला? आज आप न्यूज चैनल देखते हो, न्यूज चैनल में आप क्या देखते हो कि 10-12 चैनल ऐसी है जो सिर्फ भिड़ी है गांधी परिवार के पीछे कि ये ऐसा। अरे राहुल गांधी जी ये क्यों नहीं बता रहे कि राहुल गांधी जी ने पहले बोल दिया था कि फरवरी में कि कोविड-19 आपको सुनामी है? इसके बारे में एक आध बार किसी ने बताया क्या? इसके बारे में एक आध बार बताया कि जो अलग जो नेशंस हैं जो अपने करेंसीज के माध्यम से गरीबों मजदूरों को फायदा पहुंचा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप उनको डायरेक्ट बैंक में खाते में 10,000 जमा कर, ये सब कांग्रेस ने बातें रखी। लेकिन हमेशा की तरह मजाक उड़ाने वाले आज हिंदुस्तान की, समझ लीजिए, हर स्टेट का मजाक बनते जा रहा है। आज प्रजातंत्र खतरे में। मध्य प्रदेश अगर 27 विधायक, अगर ये सरकार की तत्कालीन सरकार में अगर असफलता मिली और वर्तमान सरकार को सफलता मिली, या वर्तमान सरकार को असफलता मिली और तत्कालीन सरकार को सफलता मिली, तो तत्कालीन सरकार को सफलता अगर कांग्रेस को मिलती है
तो ये समझ लेना हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र बचा रहेगा। और अगर वर्तमान सरकार को सफलता मिलती है तो ये समझ लेना कि अगला प्रधानमंत्री उद्योगपति होगा, वो विधायक खरीद के जनता के हितों की रक्षा को अपनी जेब में डाल के रखेगा। और जिस प्रकार से देश नहीं देखने दूंगा नारा नरेंद्र मोदी जी का है, और आज कितने 70% से सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी ट्रेनें, हवाई जहाज, क्या क्या नहीं बिकने पे आमादा है साहब। माल लगा है, सेल लगी है, खरीद लो। हिंदुस्तान की जो 70 साल से मेहनत करी, 70 साल की उपहास उड़ाते हैं कि 70 साल में हमने क्या दिया। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया उसको नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल में उद्योग नगरी के साथ मिलकर के सब कुछ प्राइवेटीकरण कर दिया। आप नेशनलाइज इशू पर ज़्यादा कुछ आ गए हैं, तो एक और मेरा एक सवाल था। हाल ही के दिनों में हमने देखे कि कोरोना त्रासदी की वजह से पार्लियामेंट सेशन बंद है, कई विधानसभा सत्र स्थगित हो गए। इसके बावजूद में हमने ये देखा है कि बिना पार्लियामेंट में एक नेशनल लेवल पे डिस्कोर्स और डिस्कशन के बगैर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई और 25 से कम 30 सार्वजनिक उपक्रम की ऐसी कंपनियां हैं जो निजी हाथों में देने की तैयारी की पॉलिसी लगभग तैयार होगी और उसका डाइवर्सन चालू हो गया है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? मेरे हिसाब से 14 या 15 विश्वविद्यालय 2014 के पहले बने हैं। कस्तूरी रंगन जी की नई पॉलिसी लागू। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा चले जा रहा हूँ। एजुकेशन के मामले में आपने बात की है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 14 करीब विश्वविद्यालय 2014 के पहले निर्माणाधीन है कांग्रेस सरकार के। 2014 के बाद आप मुझे बता दें कि राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कितनी बनी और प्राइवेट विश्वविद्यालय कितने बन गए? कि 50 IIT की तो घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी। तो बनी कितनी? आप बताएंगे ना कितने बने? मैं क्यों बताऊंगा, ये तो वही जवाब देंगे जो विपक्ष में है। जनता के मुद्दों पर आप बात करते हैं, विपक्ष का मतलब ही होता है जनता मैं विपक्ष में आपको बताना चाहिए कि क्यों नहीं बने, क्या कारण था, आज के एजुकेशन प्रश्न आपका है कि जो अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, मैं तो आपको बेस पे ले गया विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है। बिल्कुल इस प्रकार से विश्वविद्यालय जो स्वशासी कहना चाहिए, जो सरकारी कहते हैं, वो कितने बने? नहीं, लेकिन प्राइवेट बन गए। तो प्राइवेटीकरण का इनका जज्बा उद्योग नगरी से जुड़ा। लेकिन ये तो मनमोहन जी की सरकार से ही चालू हुआ है, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन। मैं कहता रहा हूँ कि सरकार ने बनाया, लेकिन 14 उन्होंने वो भी बना के दिया सरकारी। इनने 6 साल में कितनी बना के दिया? नंबर 1। नंबर 2, आपने आज बता दिया कि शिक्षा नीति के ऊपर इतने बदलाव किए गए, 10th बोर्ड आपकी बंद हो गई। सबसे बड़ी बात ये आई है कि रीजनल लैंग्वेज जो है या आपकी जो मातृभाषा है उसी के तहत में आपको कक्षा 5वीं तक पढ़ना होगा। फर्स्ट क्लास से स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम नहीं रहेगा। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? अगर जंगल है, गांव का व्यक्ति है, कस्बे का व्यक्ति, अगर वो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा मान के चलिए, तो फिर बाद में फॉरेन यूनिवर्सिटियों को लाने की बात की है तो वो तो पिछड़ जाएगा ना, उनके मुकाबले कहाँ तैयार हो पाएगा। और जो बड़े लोग बच्चे तो ऑटोमेटिकली निश्चित तौर पर जो अगर आपने लैंग्वेज की बात की है कि हमारे हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो सब हिंदी जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए, साथ में इन्होंने पूरे ऑल इंडिया में नहीं, लेकिन इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप मेरे आपका सवाल है, जवाब मैं देता हूँ आपको कि उन्होंने अगर इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया, और ये बिल्कुल सर्वज्ञान है, मुझे भी है कि 5वीं तक के इंग्लिश का ज्ञान वर्जित है। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको 5वीं के बाद पढ़ना है और आपको बढ़ई से लेके मोची से लेकर के आपको हर वो छोटे छोटे कार्य की शिक्षा संस्थाओं में आपको शिक्षाएं दी जाएंगी। उसके बाद आपको BSc, BCom, BA, ये जितने भी सब्जेक्ट है एक वन टाइम में आपको स्टडीज करना है। ये सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में है। ये मुझे बता दें सरकार कि ये बिल्कुल आपका उचित कहना है कि अगर जो फॉरेन इंडस्ट्री को हम जब इनवाइट करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, और अगर हमारे बच्चों को बेसिक ही चीज़ नहीं मालूम, इसका मतलब हम क्या करना चाहते हैं? हिंदुस्तान को बड़ा कर रहे हैं, छोटा मानसिकता को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो नई शिक्षा नीति बनी है, इस शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात को जोड़ा जा रहा है। चीन के जो आइटम्स जो वहाँ बनते थे, वो छोटे छोटे लड़के जो 10वीं 12वीं पास होंगे, जिनको वो एक कंपटीशन के युग में फेल होंगे, और वो छोटे छोटे कार्य करके अपनी छोटी छोटी नगरियों में रहेंगे और मजदूरों गरीबों की केवल MSME के माध्यम से वो जो लोन दे रही है गवर्नमेंट, तो लोन के माध्यम से तो गरीब और गरीब हो जाएगा, इससे तो बड़ा व्यक्ति कभी नहीं बन पाएगा या आत्मनिर्भर तो नहीं बन पाएगा। तो ये पॉलिसी है वो आप किस रूप में देखते हैं? आपको शिक्षा नीति और ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा था, एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति में कि हिंदुस्तान बहुत पिछड़ है। हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं पे एक स्टूडेंट जो अपने आप को एक
वेल कहना चाहिए उसको, सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर होता है, वो मास्टर नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा। 12th के बाद उसका माइंड कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे मोटे उद्योग की बात करने लगेगा, और छोटे मोटे उद्योग जब लगेगा तो हमको गुलाम बनना पड़ेगा किसका, उद्योग का। और मैंने आपको शुरू से कहा कि उद्योग की सरकार है, ये यहाँ पे मजदूर पैदा करने के लिए, मजदूरों को बढ़ाने के लिए, और इंग्लिश एक ऐसी प्राथमिक भाषा हो चुकी है हिंदी के साथ साथ, जिसको वर्ल्ड में हर जगह यूज करके आप वर्ल्ड ट्रेंड पे ले सकते हैं, लेकिन उसी को आपने रोक दिया, ये इनका गलत है। दूसरा संस्कृत को इन्होंने अनिवार्य कर दिया, बहुत अच्छी बात है संस्कृत अनिवार्य, लेकिन संस्कृत से ज़्यादा अनिवार्य साथ में इंग्लिश भी। हमने देखे हैं कि हम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन दूसरी भी ये चीज़ आ रही है कि हम हर चीज़ नई जो तकनीकी है या जो भी नया इनोवेशन हो रहा है दुनिया में, उसको हम ईजाद कर रहे हैं, भारत में ला रहे हैं। चाहे फ्रांस से राफेल की बात करें या अभी 5G आएगा तो उसको भी हम बाद में लाएंगे और यहाँ पे अंबानी कंपनी को दिया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आ रही, लेकिन भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को मिसिंग किया जा रहा है, एजुकेशन में भी इस चीज़ को मिसिंग किया गया, तो इसका क्या कुछ असर देश पर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? टोटल सुपर फ्लॉप पॉलिसी चलाएगी। आने वाले दिन में एक स्टूडेंट के साथ छला हुआ एक मजाक कहा जाएगा, और जब एक कहना चाहिए बच्चे को, जब उसको उसके कैडर के हिसाब से, उसकी मानसिकता के हिसाब से उसको ये कह के निकाल दिया जाएगा कि तुमको इसका ज्ञान नहीं है, तब उस वक्त याद करेंगे आज के इस बात को कि कितना गलत निर्णय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीचे जो बनाई गई संस्था का, जिनका आपने नाम लिया, जिन्होंने इस पॉलिसी को ईजाद किया है। इस पॉलिसी को ईजाद करने से पहले मैं फिर कहता हूँ कि जब कभी कोई चीज़ को आपको अगर लेके आना है, किसी बिल को पास करना हो, तो उस बिल को पहले आप सर्वसम्मति से संसद भवन में, राज्यसभा में डिस्कशन पे रखें। ये मुझे अभी नहीं मालूम कि रखा नहीं रखा, और अगर ये नहीं रखा, राष्ट्रीय डिस्कोर्स तो हुआ ही नहीं ना, एजुकेशन जब डिस्कशन ही नहीं हुआ तो इसको हम कैसे मान लें? हर किसी चीज़ का एक डिस्कशन के बाद निर्णय निकलता है। जब हम निर्णय इतने बड़े ले रहे हैं, एक एजुकेशन में 34 साल बाद अगर हम पलट करके एक एजुकेशन की नई पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं तो इस पर डिस्कशन बहुत चाहिए। कुछ बातें अच्छी भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से, लेकिन मैं उन्हीं बातों को ले रहा हूँ जिसकी जरूरत थी। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना हिंदुस्तान का वर्ल्ड नहीं चल सकता। आज आप बैठे बैठे एक ऐप सेतु ऐप आपने बनाया है, वो साइंस है। अब एक बच्चे को आप उसके बारे में क्या, कौन सी मीनिंग में समझाएं, कौन सी लैंग्वेज में उसको आप ऐप देंगे? हिंदी ऐप देंगे कि वो टेक्नोलॉजी से बनेगा? बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी को अगर प्राइम रखना है, और विज्ञान का जो एक वैज्ञानिक जो आज का समय चल रहा है, जिसके अंदर आदमी के पास अब इतना समय नहीं रह गया है, अगर कोई नीचे के कमरे में है और कोई ऊपर के कमरे में है, तो वो आजकल आवाज़ नहीं देता, मोबाइल से मिस्ड कॉल करके उसको बताता है कि मैं तुमको याद कर रहा हूँ। इतना एडवांस हो गया बच्चा। और आज की डेट में आप देख लो कि इस एजुकेशन का जो 1 साल जो अभी खराब हो रहा है, बच्चों की जो पढ़ाई खराब हुई, उसको आप एक मोबाइल के माध्यम से, एक गरीब कहाँ से व्यवस्था बना करके मोबाइल ले लेगा, टैब ले लेगा, मोबाइल कैसे कर लेगा? क्या आपको लग रहा है स्कूल खुलना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, एजुकेशन के लिए तो आपने अभी एक और मेरे सामने एक बात आई थी कि प्रति शिक्षक जो है वो घर जाकर के 5-5 बच्चों को घर में पढ़ाए। तो ये शिक्षक के लिए भी एक कोविड-19 में एक बड़ा कठिन समय, कि वो कैसे 5 बच्चों, क्या कोविड-19 का असर उस घर पे नहीं होगा या शिक्षक पे नहीं होगा? तो कोविड-19 का खतरा हर जगह बना है। आपको कोविड-19 में जनता को ये समझ लेना चाहिए कि साइंस अभी फेल है, सिर्फ पैरासीटामोल के ऊपर जिंदा है, क्रोसिन मेटासिन के ऊपर और साथ में इसका वैक्सीन जब बनेगा तब इसका निराकरण होगा। आत्मनिर्भर वर्क से नहीं, आत्मनिर्भर आपको मानसिक तौर पर बनना पड़ेगा, ताकि आप जब घर से निकलो तो एक हाथ में मास्क रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और आप इतना परहेज रखो कि आपके ऊपर कोविड-19 का कोई असर ना हो। ऐसे आत्मनिर्भर बना करके, जो करेंसी की बात की, आप उनको पैसे उनके अकाउंट में दो जो बाहर से लोग आए हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सरकार को करना चाहिए, पर सरकार, देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चित और एक पट, और उसके बीच में खोटा होता है जो किसी को नहीं पता होता। जब करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है और किसी वस्तु का ट्रांजैक्शन होता है तो दोनों में भ्रष्टाचार है। आज की डेट में ग्रामीण इस बात पे खुश है कि हमको राशन मिल रहा है,
लेकिन वो इस बात से दुखी नहीं हो रहा है कि उसकी पढ़ाई कहाँ जा रही है। उसको हर पापी पेट को खाना चाहिए, पेट के लिए हर व्यक्ति करता है। तो आज आपने तो एक मगना बना दिया ना हिंदुस्तान को कि हम तुमको दे रहे हैं, तुम हमारी रहमत पे पल रहे हो। हमको रहमत नहीं, हमको वर्क चाहिए। हमको वो करेंसी चाहिए जो 20 लाख करोड़ का अगर आपने पैकेज दिया है, आप 20 लाख करोड़ पैकेज के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर उसका भाग दें और भाग बताएं कि आपको इतने महीने में इतने पैसे मिलेंगे जब तक कोविड-19 है। और आत्मनिर्भर की बात अगर आप कर रहे हैं कि आपको स्वयं को तैयार होना है, तो मानसिक रूप से आत्मनिर्भर की ओर कोविड-19 की ओर ले जाएं। ये कोविड-19 में लॉकडाउन और ये फरवरी में हो सकता था, ये इस प्रकार का इसके अंदर बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म भ्रष्टाचार का भी है कहीं ना कहीं, कि वो अभी नहीं दिख रहा है। जब सरकार पलटती, विपक्ष हावी होता है, तो भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, फिर वो 20 साल केस चलते हैं। तो हिंदुस्तान आज 20, आप अगर लगता है 2020 के में हो, तो आप अपनी मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन देख लें कि आप 2008 और 10 के बाद पहले के हो चुके हैं। 20 साल हमारा भारत पीछे जा चुका है। ग्रोथ रेट में, जीडीपी में, महंगाई में ऐसे टॉप फ्लोर पे है, लेकिन किसी के जेब में पैसा नहीं, व्यापारी तंग हाल है। कौन सी स्थिति ठीक है, कौन सा एजुकेशन ठीक, कौन सा हॉस्पिटल ठीक है? 15 साल व्यापम का भ्रष्टाचार नहीं होता, डॉक्टरों की भरमार होती। तो मैं ये कहना चाहूंगा पर ये तमाम बातें जनसमूह को समझने की जरूरत है यार। लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि जनता जो है मालिक होती है, संसद और विधानसभा जो है वो किराए का घर होती है, लेकिन जनसमूह इस चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जैसे पार्टी के 22 से 25 विधायक ऑटोमेटिकली अलग पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं और बाद में मतलब जिस भी परिप्रेक्ष्य में जाए, लेकिन जाना ही कहीं ना कहीं विचारधारा का भी उसमें वैल्यू आ जाती है कि वन मैन वन वोट की हम बात करते हैं लोकतंत्र में, लेकिन जनसमूह इन चीज़ों को कब तक ऐसे स्वीकार करते रहेगा कि आखिरकार ऐसी प्रथा 6 साल में चालू हुई, कर्नाटक से शुरू हुई, गोवा तक गई, और ऐसे करीब 8-9 स्टेट टोटल मिला करके मध्य प्रदेश को मिला करके मध्य प्रदेश में हुई। राजस्थान का वही हाल है, जहाँ कोविड-19 की लड़ाई लड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध के बैठे और अशोक गहलोत जी चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं कोविड-19 में ये क्या हो रहा है, जबकि कांग्रेस चाहती है वो विचारधारा जिसमें सार्वजनिक सर्वसम्मति से हर वो बिल पास हो जो जनहित में। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कोविड-19 का जो समय चल रहा है ये बहुत कुछ डिस्टर्ब कर चुका है और डिस्टर्ब करने वाला है। प्रधानमंत्री जी को अपनी सोच में थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। ये मीडिया जो खरीद के रखा है उन्होंने, जिसके अंदर राफेल, जिसके अंदर पाकिस्तान, जिसके अंदर चीन, हमको ऐसा लगता है कि कर्नल कम लड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी बाउंड्री पर लड़ रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम जब टीवी देखते तो हमको, आपने मीडिया पर सवाल उठाया, मीडिया को खरीदने की बात, राहुल गांधी जी मीडिया में डाइवर्सिटी ला की बात क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी जी मीडिया के लिए रेगुलेशन एक्ट बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे? ये बातें क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष में बात रख रहे हैं, बिल्कुल विपक्ष में है तो ये बना के देना विपक्ष में तो है, बिल्कुल विपक्ष में इस बात को रख रहे हैं, बाकायदा उसको बोला भी जाता है। हमारे जो प्रवक्ता होते हैं उस बात को बाकायदा रखते भी हैं, लेकिन जब सदन चलेगी तभी बात भी आएगी। और बीच में आपने देखा होगा कि बहुत हल्केपन पे अभी बड़े बड़े जो चैनल हैं वो सेंट्रलाइज जो दिल्ली से चल रहे हैं, बहुत हल्केपन से बातें करते हैं और वो चीज़ दिखाते हैं जिसमें मोदी जी का ब्रांडिंग, वो चीज़ दिखाते हैं जो आपको अट्रैक्ट करे। देशभक्त आप नहीं होंगे, देशभक्त मैं भी, देशभक्त सब, राष्ट्र प्रेम सब में है। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, हम सबके अंदर और मंदिर सब है। वो तो बात तो हमको ये ना जो नेशनल अपने इंडियन लिख रहा है वो तो इस देश का कांग्रेस वो है जो 1900 के पहले से चली आ रही, गांधी जी के समय से चली आ रही, लेकिन आज तो बैकफुट पर है। आज बैकफुट, ये बताइए समय कब खराब नहीं आता? क्या भारतीय जनता पार्टी का समय खराब नहीं, ब्रांडिंग के ऊपर, लेकिन इतना ज्यादा बैकफुट पर कि आपके ही कभी पार्टी के विधायक कभी कड़वा घूट भी पीना पड़ता है। हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ नया जोश तैयार बैठा है, पुराने वाले जो अपने लोग जो है पहले से वो भी चाहते हैं, मतलब आप नेतृत्व का संकट स्वीकार कर रहे हैं? कांग्रेस नेतृत्व का संकट, हमारे हमारे विचारधारा का संकट है, नेतृत्व का संकट,
दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी की अध्यक्षता तत्काल बननी चाहिए। नहीं, लोकल लेवल पे मैं कह रहा हूँ, कहीं लोकल लेवल अगर आप संकट है, लोकल लेवल पे मैं इतना कहना चाहूँ, आप लोकल लेवल पे मैं कहना चाहूँ 15 महीने में माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो काम किया, जो बेस बना के दिया, वो काम अगर 5 साल चल जाता तो ये भारतीय जनता पार्टी के सारे सेतु, लेकिन उनके नेतृत्व में धक्का जो लगा है सिंधिया जी का जी, तो सिंधिया जी 18 साल की राजनीति करियर में 2 बार सांसद, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे सेंट्रल, उसके बाद भी वो कई पदों पे रहे, उसके बाद भी उनके अंदर जिस प्रकार का भाव आया तो तुरंत लोकसभा चुनाव हारने के बाद ही वो दिल्ली की सरकार में संपर्क में आ गए थे। और वो सिर्फ मैंने कहा ना कि युवा जोश और थोड़ा सा धैर्य भी खोया और जोश में वो गलत काम कर गए। मुख्यमंत्री बनने के अब उनके सपने, मुंगेरी लाल के सपने सिंधिया जी के हो चुके हैं इस प्रदेश के अंदर। सचिन पायलट जी अगर ये काम कर रहे हैं तो वो भी एक मुंगेरी लाल के सपने देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ साक्षात 2023-24 में चुनाव होता और कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा काम करके देती। ये तो ठीक है, लेकिन क्या कारण मानते हैं इतना बड़ा क्राइसिस कैसे आ चुका है कि अचानक से इन सारे जो युवा नेतृत्व है कांग्रेस का वो अचानक से डाइवर्ट होने की कगार पे पहुंच जाता है? क्या कारण मानते हैं? युवा नेतृत्व में अगर मैं 22 विधायक की बात करूंगा जी, तो कभी ना कभी कोई ना कोई मजबूरी व्यवस्था जनप्रतिनिधि की गुटबाजी में आ जाती है। तो सिंधिया जी के गुट ने अपने आप को बेचा है और भारतीय जनता पार्टी ने मुंह मांगी कीमत लगा के खरीदा है। और जिस प्रकार से लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ, 15 साल की भ्रष्ट सरकार को माननीय कमलनाथ जी ने, सिंधिया जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने मिलकर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो खड़ा किया था उसको गिराने का काम सिंधिया जी ने किया है। और इसका परिणाम ये हो गया कि भविष्य में इनको अगर सबक नहीं सिखाया गया तो ये दिन दूर नहीं कि दिल्ली और बंबई का बैठा हुआ एक उद्योगपति, अरबपति, खरबपति प्रधानमंत्री के पोस्ट पे भी आपको नजर आएगा विधायक खरीद के, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र प्रजातंत्र को अगर जिंदा रखना है तो ऐसे लोगों को इनकी भाषा में ही जवाब दो, इनको हरा के जवाब देना पड़ेगा। ये अकेली कांग्रेस पार्टी का नहीं, भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो उनको इससे परहेज करना चाहिए। मैं मानता हूं कि दल बदल होता है, लेकिन चुनाव के पूर्व होता है। चुनाव के बाद, जीतने के बाद इस कर्म को करने वाला वो जनहित का नहीं होता, वो सिर्फ पैसे का लोभी होता है। और जो खरीदने वाला उससे बड़ा पापी होता है। तो आप सुन रहे थे तमाम मुद्दों पर, लोकल और नेशनल मुद्दों पर पूर्व विधायक मधु भगत जी को, जो कि परसवाड़ा से पूर्व विधायक रहे हैं और हाल ही के समय में ये बालाघाट दौरे पर है। और इसी बीच हमने ये चर्चा करने का प्रयास किया है कि देश में जिस तरह से कोरोना त्रासदी के बीच और बालाघाट जिले में खास करके जो पर्यावरण की बातों को लेकर सामने आया और डेंजर रोड में जो पेड़ काटे जाने के खिलाफ में जो मुहिम चली और उसके बाद में जो यहाँ पे नैरेटिव तैयार हुआ उसको लेकर हमने चर्चा की। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है केंद्र सरकार की, इन तमाम मुद्दों पर हमने आज पूर्व विधायक मधु भगत जी से चर्चा की और इनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर भी इन्होंने काफ़ी सारी बातों को प्रखरता के साथ में रखा और बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी है, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल देखी जा रही हो या फिर राजस्थान की राजनीति में मचा घमासान। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर आपने सुना पूर्व विधायक मधु भगत जी को। जाते जाते सबको के लिए मैं मधु भगत जी से ये कहना चाहूँगा कि आप जिले की जनता को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, ये आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। निश्चित तौर पे कोविड-19 का समय है, अपने जिले के सभी नागरिकों बंधुओं से अपील करना चाहूँगा। विगत में 3 माह से निरंतर मार्च के बाद से जब से कोविड-19 का जो कहर टूट पड़ा है, मैंने प्रयास किया खुद को भी सेफ रखा और जनता को मास्क का मैंने वितरण किया। प्रत्येक ग्राम जाकर के मैंने स्वतः अपने हाथों से दिया। मैं जानता था कि कोरोना पॉजिटिव एक खतरनाक बीमारी है और ये सभी को जानकारी थी। चूँकि इसके क्या कारण थे ये सब आप लोगों के समझ अभी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। मैं इतना कहना चाहूँगा, आप आत्मनिर्भर बनिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा रहिए, विश्वास अपने आप पे करिए, सामने वाले पे कम करिए। कोविड-19 के प्रति बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सामने वाला न जाने कौन सी बीमारी से ग्रसित है, इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फायदा लें और लाभ लें और अपने आप को स्वयं को सुरक्षित रखें। और आप जब भी कहीं भी जाएँ तो आप अपने हाथ को और पैर को साफ सफाई से रखें और जब किसी से मिलें तो उससे डिस्टेंस होकर बात करें। कोविड-19 की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, ये महामारी हिंदुस्तान की नहीं, ये वर्ल्ड
की लड़ाई हो चुकी है और इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी बात सुनी और आप सलाह भी दे सकते हो, सलाह दे सकते हो।